हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज फिर हम देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर भी इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु कंपोज द फॉलोइंग लाइंस? अब इनमें से ये जो लाइन है किसने कंपोज की? येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड। तो ये लाइन है, ये लाइन किसने कंपोज की है? आपके ऑप्शन है शैली, पीवी शैली, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये चार ऑप्शन आपके पास है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अल्फ्रेड टेनिसन ने इस लाइन को या इस पोएम को कंपोज किया था। तो क्या पोएम है और ये किस पोएम से ये लाइन ली गई है? और जैसे कि आप देख सकते हैं एल टी 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देख लेते। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज फिर हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन होंगे, जो राइट ऑप्शन होंगे, उससे रिलेटेड कुछ और भी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हु कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स? इनमें से इस लाइन को किसने कंपोज किया था? आपकी लाइन क्या है? येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू ग्लीम्स दैट अनट्रैवल्ड वर्ल्ड। अब ये लाइन किसने कंपोज की है? आपके ऑप्शन है पीबी शैली, जॉन केट्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड टेनिसन एंड ऑप्शन डी इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड टेनिसन ने ये लाइन कंपोज की है। किस पोएम से है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ी क्वेश्चंस में जो लाइंस थी उसको, एक्चुअली ये पोएम है यूलिसिस, जिसको अल्फ्रेड टेनिसन ने कंपोज किया है एंड पब्लिश इन 1842। पब्लिकेशन ईयर याद रखिएगा, 1842 में यूलिसिस नाम की पोएम पब्लिश होती है, रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूलिसिस क्या है। यूलिसिस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है इन विच एन एजिंग हीरो एक्सप्रेसेस हिज अनएंडिंग डिजायर फॉर नॉलेज, एडवेंचर, अचीवमेंट, एंडिंग विद अ पावरफुल कॉल टू प्रिजर्व, परसिवियर, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। अब ये लाइन जो है काफी फेमस लाइन है यूलिसिस की, टेनिसन के द्वारा। तो पहला जो ये इन्फॉर्मेशन आती है कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। और मोनोलॉग के साथ, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल। जब डायलॉग्स, जब एक कैरेक्टर खुद अपने बारे में बातें करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिजायर को शेयर करता है, बट विद अ ड्रामेटिक इफेक्ट, तो वो क्या कहलाती है? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखना है कि एक जो हमारा हीरो यूलिसिस है वो क्या कर रहा है? एक्सप्रेसिंग हिज अनएंडिंग डिजायर, यानी एक ऐसी डिजायर जो खत्म ही नहीं हो रही है, यानी उसके अंदर इतनी डिजायर है। डिजायर फॉर व्हाट? नॉलेज, वो नॉलेज गेन करना चाहता है, एडवेंचर में जाना चाहता है, अचीवमेंट, वो उपलब्धियां हासिल करना चाहता है। तो इतनी चीजें उसके अंदर हैं। और वो कहता है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यानी तब तक हार ना मानो जब तक कि आप आखिरी दम तक, आपके अंदर की जितनी पावर है उसके, उसका पूरा यूज करके आप जो है चीजों के बारे में खोजिए, जानिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। द पोएम रिफ्लेक्ट्स परसिवियरेंस, करेज एंड डिजायर टू कंटिन्यू स्ट्राइविंग डिस्पाइट लॉस एंड ओल्ड एज। और जाहिर सी बात है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि ओल्ड एज आएगी, लोग बूढ़े भी होंगे, बट इन सारी चीजों को, ये नेगेटिविटी है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय अब क्या करेंगे, अब जितना एंजॉय कर सकते थे कर चुके, ऐसा लोगों का ये जो थॉट होती है। बट आफ्टर रीडिंग यूलिसिस यू विल फाइंड कि एज इज जस्ट अ फैक्ट और अ मैटर ऑफ टाइम। आप अपनी लाइफ को कभी भी फुली इंजॉय कर सकते हैं, जीना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस और ओल्ड एज को जो है वो साइड में रखते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द लेजेंडरी ग्रीक हीरो ओडिशियस। अब यहाँ पे हमारा हीरो जो है, ये यूलिसिस, एक्चुअली एक लेजेंडरी ग्रीक हीरो था जिसका नाम था ओडेशियस। इससे ये इंस्पायर्ड है। रिटर्न फ्रॉम द ओडिसी, यानी कि एक युद्ध से वो वापस आता है। टेनिसन रोट इट शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम देखते हैं कि आर्थर हेनरी हैलम, यानी ये जो व्यक्ति है, ये अल्फ्रेड टेनिसन के काफी क्लोज अलाई थे, क्लोज फ्रेंड थे। इनकी डेथ काफी कम उम्र में हो जाती है, यानी कि एज ऑफ 22 में होती है, यानी बहुत ही कम उम्र थी। आर्थर हेनरी हेलम डाइड ऑन 15 सितंबर 1833, यानी 1833 में इनकी डेथ होती है 22 साल की उम्र में, वाइल ट्रैवलिंग टू वियना। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अल्फ्रेड टेनिसन से जुड़ा हुआ है एक ऐसा राइटर, एक ऐसा पोएट जो कि विक्टोरियन एज को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर एज। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश इन द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि अमेरिकन लिटरेचर से है। जाहिर सी बात है, जब सैंटियागो की बात होगी, ओल्ड मैन एंड द सी की बात होगी, तो हम आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखेंगे कि इसको लिखा किसने है। बट आपके ऑप्शन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी डेज हैड सैंटियागो। सैंटियागो एक कैरेक्टर है, सैंटियागो जो है एक कैरेक्टर है जो फिश को पकड़ता है, यानी उसका काम है, वो एक फिशरमैन है, समुद्र में जाता है और मछलियों को पकड़ता है, यही उसका प्रोफेशन है। तो एक कितने टाइम तक वो फिश को नहीं पकड़ पाया, क्या कितने डेज तक। ऑप्शन है 48 डेज, ऑप्शन बी 84 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज एंड ऑप्शन डी 30 डेज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 84 डेज तक वो फिश को नहीं पकड़ पाया। आगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। ओके, बेसिक फैक्ट्स में क्या है, पहले तो ये है कि द ओल्ड मैन एंड द सी को लिखा किसने है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है, पब्लिश्ड इन 1952। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिकेशन डेट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैच मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आपके एक तरफ जो है मैच ए मैच बी राइटर होंगे, एक तरफ ईयर्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज मिला फॉर दिस पर्टिकुलर फिक्शन व्हिच इज द ओल्ड मैन एंड द सी। तो 1953 में इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला। पब्लिश 52 में होती है, 53 में इनको पुलित्जर प्राइज है। जॉनरा क्या है इस पर्टिकुलर बुक की, जॉनरा क्या है, इसको नोवेला कहते हैं। नोवेला क्यों है, क्योंकि ये नॉवेल से छोटा है, यानी इसकी संख्या जो पेजेस की कम है, इसलिए इसको नोवेला कहते हैं। सेटिंग क्या है इस नोवेला की, द वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम नियर हवाना क्यूबा। तो क्यूबा इसका लोकेशन है, यानी जो जहां से ये सेटिंग कह सकते हैं, यानी सेटिंग की बात हो रही है, कहाँ पे ये नॉवेल लिखी गई है या फिर उसको दिखाया गया है, तो क्यूबा एक कंट्री है। थीम क्या है, परसिवियरेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हार न मानना और ह्यूमन डिग्निटी की बात इसमें दिखाई गई है। डेज विदाउट अ फिश, यानी कि कितने दिन तक वो बिना मछली पकड़े रहा, तो 84 डेज तक वो उसे मछली नहीं मिली, वो फिश को एक भी फिश को नहीं पकड़ पाया। ऑन द 85th डे, यानी 85वें दिन जो है क्या होता है, सेंटियागो सेल्स फार इनटू द सी। अब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया उसके अंदर जो है कि काफी दिन से वो वापस आ रहा था खाली हाथ, लेकिन 85वें दिन जो है क्या होता है, वह दूर समुद्र में जाता है एंड हुक्स द जायंट मर्लिन, और एक बड़ी मछली जो है, जायंट का मतलब होता है विशाल, मर्लिन फिश का नाम है, वह उसके हुक में फंस जाती है। दैट फॉर्म्स द सेंट्रल स्ट्रगल ऑफ द स्टोरी, और यहीं से स्टोरी की मेन स्ट्रगल शुरू होती है बिटवीन टू क्रीचर्स। वन इज सेंटियागो एज अ ह्यूमन बीइंग एंड सेकंड वन इज अ मर्लिन हु इज अ जायंट फिश। तो यहाँ पे दोनों की स्ट्रगल होती है, एक अपनी जान बचाना चाहता है, दूसरा अपने डिग्निटी, अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने प्रोफेशन के खातिर जो है उसे पकड़ना चाहता है। तो ये स्ट्रगल दिखाया गया है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 डेज द बॉय मैनोलिन, अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है, एक लड़का जिसका नाम है मैनोलिन। ये क्या करता है, एक तरह से आप कह लीजिए कि ये अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस का मतलब होता है किसी के साथ, कोई व्यक्ति या छोटा लड़का भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जब काम सीखने के बहाने उसके साथ रहता है और विदाउट टेकिंग मनी, विदाउट टेकिंग सैलरी, तो उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं। तो ये मैनुलिन भी उसके साथ रहता है, उसे अच्छा लगता है सेंटियागो के साथ रहना, उससे बहुत कुछ सीखता भी है। लेकिन 40 दिन तक मैनुलिन उसके साथ रहता है, अकम्पनीड हिम आफ्टर 40 अनसक्सेसफुल डेज, यानी कि 40 दिन तक वो लगातार जो है फेलियर रहा, कुछ भी सीख नहीं पाया, देखा नहीं कि उसने कुछ एक भी मछली पकड़ी हो। द बॉयज पेरेंट मेड हिम टू जॉइन अनदर बोट, लेकिन पेरेंट्स उसके क्या करते हैं, चलो इसके साथ रहने दो, ये एक फेलियर फिशरमैन है, इसलिए उसको बोल देते हैं कि इसका साथ छोड़ दो। फेमस लाइन क्या है इस नॉवेला की, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक लाइन आई बिलीव कि 20th सेंचुरी को एग्जैक्टली जो डिफाइन कर रही है लाइन की, आदमी खत्म हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता है, यानी कि उसके अंदर इतना ईगो है ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के अंदर कि वह जो है अपने को डिस्ट्रॉय तो देख सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ह्यूमनिज्म वाज अ सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ। अब यहाँ पे ह्यूमनिज्म की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि किस मूवमेंट का सेंट्रल जो है ये दिखाता है, यानी किस एज को ये दर्शाता है। तो ये आपके ऑप्शन है रियलिज्म, नियो क्लासिज्म, रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस। तो ये एज आपका क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी कि ये रेनेसांस से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट है और ये जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। क्यों इंटेलेक्चुअल है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आगे कुछ बेसिक फैक्ट्स में देखते हैं। बेसिक बेसिक फैक्ट्स है कि ह्यूमनिज्म वाज द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द रेनेसांस। तो पॉइंट आपका क्लियर है कि ये एक मूवमेंट है और खास करके किस एज से जुड़ा हुआ है, रेनेसांस से जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। दैट इज स्ट्रेस्ड, और ये किस पे स्ट्रेस करता है, यानी किस पे जोर डालता है, द इंपॉर्टेंस डिग्निटी पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स। पोटेंशियल का मतलब होता है एक जो कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या कर सकता है, यानी वो कितनी दूर जा सकता है, कितनी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है कि वो चीजों को अच्छे से पढ़ सकता है। तो डिग्निटी भी है, ह्यूमन डिग्निटी की बात हमेशा होती रही है, पोटेंशियल की बात हमेशा होती रही है। एंड प्रमोटेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी कि एक तरह से क्लासिकल लर्निंग को प्रमोट करना, जो ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर है या फिर इटालियन लिटरेचर है, बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स
की बातें हो रही हैं, प्लेटो की बात हो रही है, एरिस्टोटल की बात हो रही है, लॉन्जाइनस की बात हो रही है, तो ऐसे राइटर्स को पढ़ने पर अगर आप स्ट्रेस डालते हैं, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। क्योंकि ह्यूमनिज्म कोई ऐसा मानवता की बात नहीं करता है, बल्कि वो बात करता है इंटेलेक्चुअल, यानी कि बुक्स की बात करता है, ह्यूमन स्किलफुल की बात करता है, उसकी पोटेंशियल की बात करता है, तो दैट इज ह्यूमनिज्म। इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स, जाहिर सी बात है ह्यूमनिज्म इंस्पायर्ड किससे है, एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर से। एम्फेसाइज्ड, अब इसमें किस चीज का एम्फेसिस है, तो रीजन है, इंडिविजुअलिज्म है एंड एजुकेशन है। जाहिर सी बात है रीजनिंग की शुरुआत हो चुकी थी, रेनेसांस टाइम से रीजनिंग की शुरुआत हो चुकी थी, इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, यानी एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी को कैसे दिखाता है, कैसे अपने को देखता है एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एजुकेशन की भी बात हो रही है, क्योंकि रेनेसांस एक ऐसा मूवमेंट है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिडिल एज के बाद जो एक टाइम आता है वो है रेनेसांस, यानी जस्ट the end of middle age, that that's where renaissance started, and that's where we believe that the real the world who got the idea of printing press, the idea of reading books, and started reading poems, and started all those literary activities, and this was all happening in the टाइम ऑफ रेनेसांस। तो ये जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमनिज्म का, वो दिखाता है कि लोगों के अंदर एक रीजनिंग आने लगी, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं, तो वहां से रीजनिंग की शुरुआत होती है। इंडिविजुअलिज्म की बात हो चुकी है, एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इनकरेज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, यानी कि ह्यूमैनिटीज की स्टडी को दिखाता है, ग्रामर है, रेटोरिक है, हिस्ट्री, पोइट्री एंड मोरल फिलॉसफी, इतनी चीजों की, इतने सब्जेक्ट्स की बात करता है, इतने पॉइंट्स की बात करता है ह्यूमनिज्म। शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम प्योरली रिलीजियस मैटर टू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि एक शिफ्ट होता है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक शिफ्टिंग होती है, कि लोग जो रिलीजियसली बहुत इनग्रोज थे, यानी कि क्रिश्चियनिटी को लेके, चर्च को लेके, क्राइस्ट को लेके, तो इन सारे रिलीजियस मैटर से हटकर जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, जो प्योर एक्सपीरियंस है, जो आदमी ने खुद फील किया है, उसकी बात अगर होती है तो वो ह्यूमनिज्म है। अगर इंसान इन सब चीजों को पढ़कर कुछ अच्छी चीजें निकालता है, कुछ अच्छी चीजें खोजता है, एक्सप्लोर करता है, कुछ अचीव करता है, तो दैट बिकेम द पार्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। फ्रांसिस्को पेट्रॉक, ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आप समझ सकते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रॉक को जो है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ कमला मार्कंडेय टू वर्जिन्स। अब ये टू वर्जिन्स जो है एक नॉवेल है, और ये पूछा जा रहा है कि कमला मार्कंडेय ने इसको लिखा है, तो इसकी थीम क्या है। टू वर्जिन्स जो एक नॉवेल है, इसकी थीम क्या है। आपके ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर, ऑप्शन बी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, यानी कि एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट, जो भेद है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में, जो विवाद है या भेद है कह सकते हैं, इसको दर्शाता है। और वो नॉवेल क्या है, टू वर्जिन्स। अब आगे कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बेसिक फैक्ट्स को देखते हुए चलते हैं। तो जॉनरा क्या है इस नॉवेल की, सोशल नॉवेल है, बिल्डन्स रोमन, यानी कमिंग ऑफ एज नॉवेल। अब ये कमिंग ऑफ एज नॉवेल का थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल ऐसी नॉवेल्स को कहते हैं, या ऐसे कैरेक्टर को भी कह सकते हैं, जो ग्रेजुअली डेवलप होता है, यानी कि एक छोटा या एक मासूम सा कैरेक्टर जब उसे एक्सपीरियंस होता है, जब वो बहुत सारी चीज़ों को झेलता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, और बाद में एक मेच्योर कैरेक्टर बनता है, तो उसको हम कहते हैं कमिंग ऑफ एज नॉवेल। यानी फाइनली उसे रियलाइज होता है दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट व्हाट ही वाज थिंकिंग, यानी एक संसार जिसमें वो रह रहा था, जब उससे बाहर निकलता है, जब उसे सच्चाई पता चलती है, जीने का तरीका पता चलता है, तो उसको हम कहते हैं कमिंग ऑफ एज नॉवेल। ओके, टू वर्जिन्स जो है एक्चुअली पब्लिश होती है 1973 में। ये सेटिंग क्या है, ए रूरल इंडियन विलेज एंड द वर्ल्ड ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एक छोटे से गांव की सेटिंग है, और दूसरी जो सेटिंग है वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि सो कॉल्ड बॉलीवुड। द टाइटल टू वर्जिन्स रेफर्स टू द टू सिस्टर। अब यहाँ टू वर्जिन्स की बात हो रही है, यानी दो बहनों की बात हो रही है, जिनका नाम है सरोजा एंड ललिता। ये दो बहनें हैं इस नॉवेल में। टू वर्जिन इज ए कमिंग ऑफ एज नॉवेल दैट कॉन्ट्रास्ट रूरल इनोसेंस with the deceptive glamour of film industry, exploring themes of tradition versus modernity, illusions versus reality, and the loss of innocence। अब यहाँ पे दो तीन थीम्स की बात हो रही है। पहला तो है कि दोनों बहनें जो है रूरल बैकग्राउंड से हैं, गांव के बैकग्राउंड से हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है, उनमें से एक बहन को पता चलता है कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में जो ग्लैमर है वो बहुत दिन तक नहीं रहता है, यानी कि आप फेमस हो जाते हैं, ऐसा भी समय आएगा फिर आप जो है आपको कोई पूछेगा नहीं। इसका सबसे एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल राजेश खन्ना है, बहुत सारे और भी एक्टर्स हुए जो अपने टाइम पर बहुत फेमस थे, लेकिन एक समय आता है जब उन्हें मीडिया से कोई अटेंशन नहीं मिलता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक ग्लैमरस इंडस्ट्री कहलाती है। एक्सप्लोरिंग थीम्स, अब यहाँ पे ट्रेडिशन यानी गांव की बात हो रही है, और मॉडर्निटी यानी कि बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। इल्यूजन्स क्या है, जब आप
ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि आप मुंबई जाएंगे, एक दिन बड़ा एक्टर बन जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन ये आपकी सोच है, आपका इल्यूजन है। रियलिटी क्या कहती है, जब वहां पहुंचते हैं मुंबई, तो देखते हैं एक लाखों की भीड़ है, आपके जैसे आपसे बहुत अच्छे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये रियलिटी क्या होती है, बहुत ही बिटर होती है। इल्यूजन इज ऑलवेज अ वेरी फ्रूटफुल थिंग, कह सकते हैं कि लोगों को हंसने के लिए, खुश रखने के लिए इल्यूजन इंपॉर्टेंट है, बट रियलिटी जो है बहुत ही पेनफुल होती है। एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस, अंत में इस नॉवल के अंत में क्या होता है, लॉस ऑफ इनोसेंस होता है, यानी कि जो इनोसेंस है एक कैरेक्टर का, वो खत्म होता है। अब कुछ बहुत ही बेसिक शॉर्ट स्टोरी के तौर पे देख लेते हैं, या समरी के तौर पे। सरोजा एक विलेज गर्ल है, फैसिनेटेड बाय फिल्म्स। अब जाहिर सी बात है, हर बच्चे जो गांव में रहते हैं, पहले हम लोग जब गांव में रहा करते थे तो बाइस्कोप आता था, और एक छोटा सा मैग्नीफाइंग लेंस में कुछ फोटोज रखता था, बड़े बड़े चेहरे दिखते थे हीरोज के, तो उससे ही बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक फैसिनेशन होता है कि ये अगर इतने सुंदर हैं, इतना अच्छा दिखते हैं, तो वैसे ही सरोजा नाम की लड़की जो है वो बहुत ही फैसिनेट होती है फिल्म से, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मूवी स्टार। अब उसके अंदर भी एक ख्वाब आता है कि उसे मूवी स्टार बनना है, एंड इज ड्रॉन इनटू फिल्म इंडस्ट्री बाय मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर गुप्ता, जो उसे एल्योर करता है, उसे ले जाता है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। However, she soon discovers, लेकिन जल्दी ही उसे डिस्कवर होता है, यानी पता चलता है, दैट्स हार्श रियलिटी बिहाइंड ग्लैमर एंड सफरिंग, एक्सप्लॉयटेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना एक्सप्लॉयटेशन है, कितना डिसअपॉइंटमेंट है। थ्रू हर सिस्टर ललिता's ऑब्जर्वेशन, द नॉवेल हाइलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इल्यूजन्स एंड लॉ। ये बताया जा रहा कि उसकी जो सिस्टर है ललिता, वो ऑब्जर्व करती है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में और हमारे गांव के, यानी ट्रेडिशन जो वैल्यूज हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की जो वैल्यूज हैं, दोनों बहुत ही अलग हैं, ऑपोजिट पोल हैं, दोनों अलग अलग तरीके से हैं, और ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या है। The expression that one talent in the poem on his blindness refers to, अब यहाँ one that talent जो phrase है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस पोएम, किस पोएम का है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या रेफर करता है, यानी किस चीज को दिखाना चाहता है। ऑप्शन है बिब्लिकल पैरल, बी हिस्टोरिकल अलूजन, सी हेलेनिक अलूजन्स, एंड डी स्कॉटिश मिथ। अब आपके ऑप्शन, चार ऑप्शन से राइट है आपका ऑप्शन ए, यानी बिब्लिकल पैरेलल। ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये दिखाता है बिब्लिकल पैरेलल को, और जाहिर सी बात है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी है जॉन मिल्टन ने लिखी है, जो फेमस हमारे रेनेसांस टाइम पीरियड के फेमस पोएट रहे हैं, और इनकी जो फेमस एपिक है वो है पैराडाइज लॉस्ट। कुछ बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं, क्या है। पहले तो है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पेट्रार्कन, यानी इटालियन सोनेट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि फॉर्म के रूप में अगर पूछता है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इटालियन किस तरह का सोनेट है, तो ये पेट्रार्कन सोनेट है, रिटन इन 1655, 1655 में लिखा गया। राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। तो ये जो है पेट्रार्कन सोनेट का या ऑन हिज ब्लाइंडनेस का राइम स्कीम है। इट इज बेस्ड ऑन द बिब्लिकल पैरेलल ऑफ द टैलेंट्स फ्रॉम द बाइबल। अब यहाँ पे अगर रेफरेंस की बात आएगी, तो जॉन मिल्टन, जैसा कि हम सब जानते हैं, ही वॉज अ वेरी रिलीजियस and staunch religious personality, or as a poet he was very religious in his poems, and especially like the Paradise Lost and Paradise Regained, and some of his plays are also based on some religious themes. तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि biblical reference को इन्होंने यहाँ पे use किया है। The expression one talent on his blindness refers to a person's God given ability or talent, यानी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वन टैलेंट, ये टैलेंट क्या है एक्चुअली, हम सब जानते हैं कि मिल्टन जो है 40 या 45 साल की उम्र जाते जाते वो जो है कंप्लीट ब्लाइंड हो चुके थे। अब यहाँ पे इन्होंने ये पोएम लिखी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट है एक्सप्रेस करने का, पोएम लिखने का, राइटिंग पोइट्री, या फिर कुछ ऐसा, जो इनोवेटिव इंसान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे वो ब्लाइंड हो जाए, कोई डेफ हो जाए, तो यहाँ पे जो वन टैलेंट है, यानी गॉड ने आपको कुछ टैलेंट दिया लेकिन कुछ छीन लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि फिर इस टैलेंट का क्या मतलब है। यानी कि हम लिखना चाहते हैं और भगवान ने हमसे आंख ले ली, हमारी आंख की रोशनी ले ली, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आएगा। तो यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस ये है मिल्टन का, कि कहते हैं गॉड ने आपको जो दिया है वो काफी है, और जो टैलेंट है वो काफी है आपको जो है सर्व करने के लिए, गॉड को सर्व करने के लिए, क्योंकि वो जो लिया है वो उससे ज्यादा दिया है, ये उनके कहने का मतलब है। और एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल गिफ्ट गिवन बाय गॉड, और ये गॉड के द्वारा बहुत ही प्रीशियस और स्पेशल गिफ्ट है, टू राइट समथिंग और टू राइट पोएम्स। इन द पोएम द स्पीकर, अब यहाँ पे स्पीकर कौन है, जॉन मिल्टन ही है। वरीज दैट ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक एबिलिटी बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे वो उनको चिंता होती है कि लिखना तो चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लाइंड हो चुके हैं। तो ये वो पूछ रहे हैं कि वन टैलेंट, यानी ये जो उनका टैलेंट है वो क्या काम आएगा। ही क्वेश्चंस हाउ ही कैन सर्व गॉड, अब वो क्वेश्चन करते हैं कि वो भगवान की सेवा कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग हिज टैलेंट, और टैलेंट क्या है, राइटिंग पोएट्री। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ रिलीजियस सोनेट, जाहिर सी बात है रिलीजियस बेस्ड है, जहां बाइबल की बात आएगी तो रिलीजियस होगा। इन विच जॉन मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड लर्न्स दैट ट्रू सर्विस ऑफ
टू गॉड लाइज इन फेथ, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन विल। डिवाइन विल क्या कहती है? एक ऐसी विल जो डिवाइन हो, यानी वो प्योर हो, यानी गॉड की विल हो। और गॉड की विल के आगे हम सब जो इंसान है, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। हमें बस एक तरह से अपने को उसके अंदर ढलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये एक डिवाइन विल होती है। और एक फेथ रखते हैं हम, हमें रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, यानी कि बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर जॉन मिल्टन सच में बेचैन हो जाते और पेशेंस नहीं रखते तो शायद पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्स, बहुत सारी और भी क्रिएशंस हैं वो शायद नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। चिनुआ अचीवेस थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स प्री कॉलोनियल लाइफ इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नाइजीरिया। अब यहाँ पे नाइजीरिया की बात हो रही है, थिंग्स फॉल अपार्ट की भी बात हो रही है, और चिनुआ अचीवे की बात हो रही है। विच पार्ट इज दिस? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर नॉवेल है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, एक प्री कॉलोनियल लाइफ को दिखाता है, यानी कि कॉलोनियलिज्म से पहले की लाइफ को बताया गया है। किसने लिखी है? चिनुआ अचीवे ने लिखी है। तो ये किस उस नाइजीरिया के किस पार्ट को ये दिखाता है? तो आपके ऑप्शन है नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साउथ ईस्टर्न पार्ट को, नाइजीरिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट को ये दिखाता है पर्टिकुलर नॉवेल, जिसको लिखा है चिनुआ अचीवे ने। कुछ बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पब्लिश्ड इन 1958, ये नॉवेल जो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है 1958 में पब्लिश होती है। द टाइटल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है जिसको चिनुआ अचीवे ने लिया है, ये किस पोएम से ली गई है? तो सेकंड कमिंग बाय डब्ल्यू बी ईट्स, यानी कि डब्ल्यू बी ईट्स की एक पोएम है द सेकंड कमिंग, इससे ये इन्होंने टाइटल को लिया है। जॉनरा क्या है? ट्रैजिक नॉवेल है और पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल भी है, यानी ये थिंग्स फॉल अपार्ट जो है ट्रैजिक नॉवेल है, इसकी एंडिंग जो है ट्रैजिक होती है। सेटिंग के रूप में क्या है? प्री कॉलोनियल है, यानी कॉलोनियलिज्म से पहले है, यानी कि नाइजीरिया को कॉलोनाइज से पहले का टाइम दिखाया गया है। तब तक जो है अंग्रेज वहां नहीं गए थे, उससे पहले का और उसके बाद का भी दिखाया गया है कुछ पार्ट। कॉलोनियल नाइजीरिया। इग्बो सोसाइटी की बात हो रही है, यानी कि नाइजीरिया में जो इग्बो सोसाइटी है उसकी बात हो रही है। उमोफिया विलेज वहां का गांव है, अम्बांटा, ये दो गांव की भी बात हो रही है। और सोसाइटी कौन सी? इग्बो सोसाइटी। लोकेशन है दीज फिक्शनल विलेजेस रिप्रेजेंट इग्बो होमलैंड, यहाँ पे इग्बो होमलैंड को दिखाया जाता है इस नॉवेल में। ज्योग्राफिकल अगर आप बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो इग्बो पीपल नेटिवली इनहैबिट, वहां के मूल निवासी हैं, और कहाँ के? साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया के हैं, यानी कि पूरा नॉवेल की जो सेटिंग है वो कहाँ की है? आपकी साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया की है। अब यहाँ पे कोई कैरेक्टर कौन से हैं या प्रोटैगनिस्ट हमारा कौन सा है? तो ओकोनवो, ओकोनवो जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट का। राइजेस फ्रॉम पॉवर्टी, अब ये क्या करता है? गरीबी से उठता है, यानी इसके फादर गरीब थे, बहुत सारे पैसे को, डेट को उन्होंने रखा था, और ये क्या करता है? मेहनत करता है, बहुत ही मेहनती है, पहलवान भी है। ओकोनवो बहुत ही ज्यादा डिग्निफाइड है, यानी कि एक तरह से उसके अंदर ईगो भी है, और हमेशा अपने फादर से हेट करता है। क्यों हेट करता है? क्योंकि इसके फादर कमजोर थे, बहुत सारा उधार लेके उन्होंने रखा था। ओकोनवो क्या करता है? गरीबी से उठता है, बिकम रिस्पेक्टेड वॉरियर, और अपने समाज इग्बो सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बनता है। इग्बो सोसाइटी का मैंने बताया। हाउएवर हिज रिजिड प्राइड, यानी कि एक अंदर रिजिडिटी है प्राइड को लेके, फियर ऑफ वीकनेस, वो कमजोर नहीं होना चाहता। क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिज फैमिली, अब उसकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि ये इंसान कमजोरी को बहुत ही हेट करता है और प्राइड को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, कहते हैं इंपॉर्टेंस देता है। द अराइवल, अब यहाँ पे क्या होता है कि अराइवल होता है यूरोपियन मिशनरीज का, जैसा कि हर देश में होता है, एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज होते हैं, सॉफ्ट इक्विपमेंट की तरह है कि मिशनरीज को भेज के वहां पे तरह तरह की बातें करना और ये सारी चीजें जो है मोटिवेट करना। तो यूरोपियन मिशनरीज जब नाइजीरिया में आते हैं और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर वहां पहुंचते हैं, डिस्टर्ब ट्रेडिशनल इग्बोस लाइफ, अब वहां के जो गांव की ट्रेडिशनल लाइफ थी इग्बो सोसाइटी की, उसको ये लोग खराब करते हैं, उसमें उसमें इंटरफेयर करते हैं, बहुत सारी चीजों को नया करते हैं। हिज सन नवोए, नवोए कौन था? ओकोनवो का बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, यानी उसका खुद का बेटा जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलरेडी ये जो है प्री कॉलोनियल बात कर रहे हैं, तो यानी कि इग्बो सोसाइटी के लोग क्रिश्चियन नहीं थे, वो पेगन्स थे, वो पहाड़ की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन क्रिश्चियंस या मिशनरी के आने के बाद नवोए जो खुद उसका बेटा है वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वीकनिंग ओकोनवो इमोशनली, और ये देखकर वो काफी इमोशनली वीक हो जाता है। इवेंचुअली अनेबल टू एक्सेप्ट द कोलैप्स ऑफ हिज कल्चर, और वो देख नहीं पाता है कि उसका उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसका जो देश, वो कैसे कोलैप्स हो जाता है। यानी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे उसके गांव के, उसकी सोसाइटी के, वो खत्म हो रहे थे धीरे धीरे के धीरे धीरे, और ओकोनवो डाइज बाय सुसाइड, और अंत में उसे जब देखा नहीं जाता है तो वो सुसाइड कर लेता है बाय हैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड? अब प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो है एक मूवमेंट है, एक बहुत ही फेमस मूवमेंट जो कि विक्टोरियन टाइम पीरियड में आता है। इसके जो लीडर कौन थे? ऑप्शन है दांते गैब्रियल रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी, विलियम मॉरिस एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब दांते गैब्रियल रोजेटी जो है प्री रेफेलाइट मूवमेंट के लीडर हैं, और बहुत सारे इसमें मेंबर भी हैं। एक्चुअली ये क्या है देख लेते हैं बेसिक फैक्ट्स में।
द लीडर ऑफ द फाउंडर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वाज डांते गैब्रियल रोजरी। अब यहाँ पे लीडर की बात हो रही है तो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का जो है लीडर जाहिर सी बात है डीजे रोजरी हैं। द मूवमेंट वाज फाउंडेड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये मूवमेंट शुरू कब होता है, 1848 में। कहाँ? इंग्लैंड में शुरू होता है। टाइप क्या है, यानी कि किस प्रकार का, किस नेचर का ये मूवमेंट है, तो ये एक आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट है, यानी आर्ट से जुड़ा हुआ है, पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। इसके सारे मेंबर पेंटर्स थे, पोएट थे, यानी आर्टिस्टिक मूवमेंट है कह लीजिए। एंड अदर की मेंबर्स जैसे हैं विलियम हॉलमैन हंट एंड जॉन एवरेट मेलियास, ये दो इंपॉर्टेंट पेंटर्स इसके पार्ट हैं, यानी एक मेंबर है इस मूवमेंट के। प्री रेफेलाइट मींस बिफोर राफेल। अब इस मूवमेंट का जो आप ऑटोप्सी करेंगे, यानी एक तरह से देखेंगे कि लिटरल मीनिंग क्या है, तो प्री रेफेलाइट, रेफेलाइट का मतलब होता है राफेल, बिफोर राफेल यानी राफेल से पहले का जो टाइम पीरियड था पेंटिंग का वो अच्छा था, ऐसा इन लोगों का मानना है। द रेनेसांस पेंटर राफेल, यानी जो राफेल था पेंटर, उससे पहले के जो मूवमेंट है या पहले का जो पेंटिंग है उसको ये लोग अप्रिशिएट करते थे, इसलिए इसका नाम दिया प्री रेफेलाइट। प्री मतलब होता है पहले। द ग्रुप वांटेड टू रिटर्न, अब ये ग्रुप चाहता क्या था, रिटर्न आर्ट स्टाइल बिफोर राफेल व्हिच दे बिलीव्ड वर नेचुरल एंड ट्रूथफुल, और ये मानते थे कि राफेल से पहले की जो पेंटिंग थी वो बहुत नेचुरल होती थी, ट्रूथफुल होती थी। द जर्म, अब यहाँ पे एक क्या है, मैगजीन है जिसका नाम है द जर्म वाज अ मैगजीन। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि मैगजीन का नाम क्या है, जर्म वाज कनेक्टेड विद प्री रेफेलाइट मूवमेंट। अब इस तरह के भी क्वेश्चन इसलिए बनते हैं, मैच की बात होती है, एक तरफ मैगजीन का नाम रहेगा, एक तरफ मूवमेंट का नाम रहेगा। टू प्रमोट द आइडियाज ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, और इस मैगजीन का मेन मोटिव क्या था, प्री रेफेलाइट के आइडियाज को प्रमोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू बेकन राइटिंग मेक्स अ मैन। अब फ्रांसिस बेकन की बात हो रही है। फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग राइटिंग लोगों को यानी इंसान को क्या बनाती है। ऑप्शन ए है विटी, ऑप्शन बी एग्जैक्ट, सी फुल एंड डी रेडी। तो आपका राइट आंसर है बी एग्जैक्ट, यानी कि राइटिंग जो है या राइटिंग लिखने से इंसान क्या हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है, यानी कि बहुत ही सटीक जिसको कहते हैं, बहुत ही ट्रूथफुल हो जाता है। बेसिक फैक्ट्स में देख लेते हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, यानी कि फ्रांसिस बेकन जिनको हम कहते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको जाना जाता है, फ्रांसिस बेकन को। राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट, उनका कहना था कि राइटिंग लिखने से जब आप लिखते हैं ज्यादा तो आप एग्जैक्ट हो जाते हैं, यानी आप गलतियां नहीं करते हैं। इन हिज एसेज, अब ये लिया कहाँ गया था, ऑफ स्टडीज से, ये पर्टिकुलर एसे से ये लाइन ली गई है। बेकन सेज दैट राइटिंग हेल्प्स अ पर्सन बिकमिंग क्लियर, प्रिसाइज एंड डिसिप्लिन्ड इन थॉट। लिखने से क्या होता है, इंसान क्लियर हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गलतियां करने के चांस नहीं होते हैं। प्रिसाइज मतलब कि कम शब्द में कम चीजों को लिखकर वो बहुत ज्यादा बातें बता सकता है, समझा सकता है। एंड डिसिप्लिन इन थॉट, यानी कि एक तरह से थॉट में उसके डिसिप्लिन आ जाता है, मन भटकता नहीं है लिखने से, ऐसा वो कहते हैं। एसेज यानी कि एक कलेक्शन है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597, 1597 में एसेज का एक कलेक्शन पब्लिश होता है जिसका नाम ही एसेज है। एक्सपेंडेड यानी इसको बाद में बड़ा किया जाता है कुछ और एसेज को ऐड करके 1612 एंड 1625 में। तो एक तरह से पहला एडिशन जो होता है वो 1597 में, सेकंड 1612 में, 1625 में थर्ड। फर्स्ट एडिशन 1597 में जब ये एसेज लिखा गया था तो कलेक्शन ऑफ एसेज में कितने एसेज थे, ओनली 10। एक्सपेंडेड में क्या है, 1612 में 38 एसेज को कलेक्ट किया जाता है। फाइनल एडिशन जो 1625 में आता है इसमें 58 एसेज। तो एक तरह से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि इनके जो एसेज का कलेक्शन था वो कब कब आया और उसमें कितने कितने एसेज का नंबर ऑफ एसेज थे। स्टाइल की बात कर लेते हैं तो एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं। बहुत सारे इनके एसेज हैं जो बहुत ही प्रिसाइज हैं, जिसको कह सकते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल में है, जिसको हम हिंदी में अगर समझेंगे तो गागर में सागर, जैसा कि हमारे हिंदी साहित्य के कबीरदास हैं। कंसाइज एंड प्रैक्टिकल विजडम की भी बात करते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, और भी बहुत सारे, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल विजडम की बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन, जो कि हमारी आम जिंदगी में, हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। सम इंपॉर्टेंट एसेज जिसको कह सकते हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज एंड ऑफ एम्बिशन, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नियो क्लासिकल एज वाज एन एज ऑफ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं इससे जुड़ी हुई जिससे कि और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानकर मिलेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपके ऑप्शन है इमोशन एंड इमेजिनेशन, बी प्रोज एंड रीजन, लिरिकल एफ्यूजन्स एंड नन ऑफ दी एबव। अब नियो क्लासिकल एज की जब भी बात आएगी तो दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि इमोशंस एंड इमेजिनेशन की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये बात होती है रोमांटिक एज में। बात होती है नियो क्लासिकल टाइम पीरियड में प्रोज एंड रीजन की, क्योंकि यहाँ से प्रोज एंड रीजन की शुरुआत होती है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है।
प्रोज इसलिए है क्योंकि आप एडिशन स्टील की बात हो करें या सैमुअल जॉनसन की बात करें, अलेक्जेंडर पोप की बात करें, तो ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने प्रोज को काफी इनरिच किया, उनकी शुरुआत की, रीजनिंग की शुरुआत की, यानी कि लोगों को दिमाग से सोचने के लिए उन्होंने मजबूर किया। और यहाँ इस टाइम पीरियड में, नियो क्लासिकल टाइम पीरियड में, जो सबसे फेवरेट मीडियम था राइटिंग का वो था हीरोइक कपलेट, यानी कि हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था, न कि फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। द न्यू क्लासिकल एज इज नोन एज द एज ऑफ रीजन। इसको एज ऑफ रीजन कहा जाता है, रीजनिंग का एज कहा जाता है, क्योंकि इंसान ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा दिल की बातें नहीं करते थे। हीरोइक कपलेट में लिखने का मतलब होता है कि आपको दिमाग से सोच के समझ के लिखना पड़ेगा, बिकॉज राइटर्स एम्फेसाइज्ड लॉजिक। खास करके इस एज में राइटर जो होते थे लॉजिकल बातें ज्यादा करते रखते थे, ऑर्डर, क्लैरिटी, रैशनल थिंकिंग की बात करते थे। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आए, फिलोसफर्स आए जिन्होंने रीजनिंग की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, rather than imagination and emotions। न कि वो इमेजिनेशन की बातें करते हैं, न कि इमोशंस की बात करते हैं। इमोशन और इमेजिनेशन की बातें तो रोमांटिक एज में शुरू होती हैं, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा। नियो क्लासिकल एज बिगेन इन 1660, यानी कि इस एज की शुरुआत 1660 से होती है विद द रेस्टोरेशन। यानी रेस्टोरेशन किसका? किंग चार्ल्स सेकंड का। चार्ल्स सेकंड जब फ्रांस से वापस आते हैं तो रेस्टोरेशन कहलाता है, यानी कि रीस्टोर करना, थ्रोन पे फिर से बैठने को रीस्टोर कहते हैं, और रेस्टोरेशन ये कहलाया। 1660 से शुरू होता है और अप्रॉक्स यानी जाता है 1798 तक, जब तक कि लिरिकल बैलेट पब्लिश न हो जाए। अलेक्जेंडर पोप इज कंसिडर्ड द चीफ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है अलेक्जेंडर पोप को, बिकॉज ऑफ हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट रीजन, क्लैरिटी, सटायर, क्लासिकल बैलेंस की फीचर्स थे इनकी पोएम्स के। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोज हैं सेक्शन से। एसेस क्या क्या है, जैसे जो इंपॉर्टेंट एसेज है या फिर कह सकते हैं कि प्रोज राइटर है, वो कौन है? आपके एडिशन एंड स्टील। तो इनका पहला जो एसे था, कलेक्शन ऑफ एसेज, क्या था? द स्पेक्टेटर। ये एक डेली पीरियोडिकल एसेज था जो कि 1711 से 1712 तक चला है। इसका फोकस क्या था? मैनर्स, मॉरल, सोसाइटी एंड डेली लाइफ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पेपर आया वो है टैटलर। इसके ऑथर कौन थे? रिचर्ड स्टील, केवल रिचर्ड स्टील थे, और ये पब्लिश होता है 1709 में, शुरुआत होती है। और थर्ड जो है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है जिसको लिखा है सैमुअल जॉनसन ने, पब्लिश होती है 1755 में। फर्स्ट मेजर इंग्लिश डिक्शनरी के नाम से जानी जाती है, हाईली। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव? ऑल फॉर लव जो एक प्ले है, इसका हीरो कौन है? ए डोलाबेला, बी मार्क एंटनी, सी वेंटिडियस एंड डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है मार्क एंटनी। आपके ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑल फॉर लव किसने लिखी है? जॉन ड्राइडन ने लिखी है। कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स में क्या है? टाइटल ऑल फॉर लव। अब यहाँ इसके ऑथर कौन है? जॉन ड्राइडन है। पब्लिश होती है 1678 में, ये वर्क पब्लिश होता है। फॉर्म यानी कि किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्स ड्रामा है। बेस्ड किस पे है, यानी ये पर्टिकुलर प्ले किस पे बेस्ड है? द स्टोरी ऑफ मार्क एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोटैगनिस्ट है, एक मेल और दूसरी फीमेल, यानी क्लियोपैट्रा की बात हो रही है। इन ऑल फॉर लव मार्क एंटनी इज द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो मतलब जाहिर सी बात है ऑल फॉर लव एक ट्रेजेडी है, क्योंकि हीरो हीरोइन यानी कि हमारे प्रोटैगनिस्ट मेल एंड फीमेल बोथ वर डाइड इन द एट द एंड ऑफ द प्ले। तो द प्ले फोकसेस ऑन हिज लव फॉर क्लियोपैट्रा। अब ये पूरे प्ले का जो फोकस रहता है मार्क एंटनी के प्यार के, मतलब क्लियोपैट्रा के प्यार के प्रति उसका जो फोकस है, जो एक तरह से इंक्लाइंड है, वो इसके बारे में ही ये प्ले है। हिज डाउनफॉल, और एक तरह से मार्क एंटनी का डाउनफॉल कॉज्ड बाय हिज पैशन। पैशन फॉर व्हाट? पैशन फॉर क्लियोपैट्रा। ऑल फॉर लव इज कंसिडर्ड जॉन ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। अब जॉन ड्राइडन की जो बहुत अच्छी ट्रेजेडीज हैं, जो प्लेज उन्होंने लिखे हैं, उनमें से सबसे अच्छी ऑल फॉर लव को माना जाता है। इट इज अ नियो क्लासिकल एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली ये एडेप्टेशन है, यानी जॉन ड्राइडन ने क्या किया है, शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का जो एक प्ले था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है और उन्होंने लिखा है ऑल फॉर लव, रिटन इन अकॉर्डेंस विद क्लासिकल यूनिटीज। क्लासिकल यूनिटीज टाइम, प्लेस एंड एक्शन की बात हो रही है, इसको हम क्लासिकल यूनिटीज जानते हैं, यानी टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तीन चीजों की बात अगर होती है तो उसको हम क्लासिकल यूनिटी मानते हैं। द प्ले पोर्ट्रेज द फाइनल डेज ऑफ मार्क एंटनी हु इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी टू रोम एंड हिज लव फॉर क्लियोपैट्रा। अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है मार्क एंटनी, ये इस पूरे प्ले में फंसा हुआ है दो चीजों के प्रति। एक तो है उसकी ड्यूटी रोम के प्रति, चूंकि वो रोम के लिए जो है लड़ रहा है, वो वहां का किंग है, तो ड्यूटी जाहिर सी बात है रोम की होगी, रोम के लिए होगी। और दूसरी चीज है उसकी पर्सनल लाइफ, यानी पर्सनल लाइफ में वो क्लियोपैट्रा से प्यार करता है। अब अगर क्लियोपैट्रा से प्यार करेगा तो उसे ड्यूटी को अपने छोड़ना पड़ेगा, और ड्यूटी करेगा तो क्लियोपैट्रा को छोड़ना पड़ेगा। तो ये टॉर्न होता है, यानी दोनों चीजों के बीच वो एक तरह से फंसा हुआ है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल वीकनेस एंटनी लूजेस पावर। और अंत में क्या होता है, एंटनी को जो है क्लियोपैट्रा के प्रति जो है ज्यादा वो झुकाव होता है और उस तरह पावर को वो लूज कर देता है टू ऑक्टेवियस सीजर, और इस तरह वो ऑक्टेवियस सीजर से हार जाता है। अल्टीमेटली एंटनी डाइज, और अंत में उसकी डेथ होती है। क्लियोपैट्रा ऑल्सो कमिट सुसाइड, यानी अंत में क्लियोपैट्रा भी जब वो देखती है कि एंटनी जो है मर गया है, तो वो भी सुसाइड कर लेती है, लीडिंग टू ए
ट्रेजिक एंडिंग, और इस तरह प्ले की ट्रेजिक एंडिंग होती है। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।